मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है इसका फर्स्ट पार्ट टेंजेंट्स है और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक में ये छठा अध्याय है आपका और एक्सरसाइज 6C है आपके सामने। टेंजेंट्स का पार्ट 2 आपके सामने आज आने वाला है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से क्वेश्चन नंबर 1E की। तो क्वेश्चन नंबर 1E आप ज़रा समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से कैमरा ऑन नहीं हुआ था और मैंने पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा कठिन चीज़ नहीं है कि विद्यार्थी ना समझ पाएँ, तो मैं इसी में एक बार समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ये वक्र दिया गया है, कहा गया है कि x = 10 के लिए आपको इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता का मतलब स्लोप होता है इंग्लिश में। तो मैंने क्या किया कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x गिवन कर्व का सबसे पहले हमने क्या किया, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन यहाँ पे हर और अंश के अकॉर्डिंग यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। अब ये सॉल्व करना, यहाँ पे x - 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं केवल 1 हो जाएगा, माइनस x - 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। x - 2 का डिफरेंशिएशन फिर से 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल आसान है, -1 अपान x - 2 होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे x के जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 10 - 2 यानी कि 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यानी कि इसकी जो प्रवणता होगी वो सीधे सीधे रिजल्ट आपको मिल गया है। आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट आपके समक्ष है। एक कर्व दिया गया है x² - 2y² = 8। कहा गया है कि y = 2 के लिए आनत या झुकाव ज्ञात कीजिए। आनत या झुकाव का मतलब थीटा ज्ञात करना होता है। यहाँ पर प्रवणता ज्ञात करनी थी। प्रवणता का मतलब tan थीटा, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, m जो लिखा गया है इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा। अगर थीटा ज्ञात कर लिया जाए तो इसे हम क्या कह देंगे, झुकाव कहेंगे, इंक्लाइनेशन कहेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन मैंने और पूर्ण रूप से यहाँ पे बता रखा है, आप ध्यान दें। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि चूंकि y = 2 दिया गया था तो y की वैल्यू इसी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू +-4 कैलकुलेट करेंगे और +-4 कैलकुलेट करने के साथ यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 4,2 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4,2 है। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक। अब फिर से वही काम, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। हम डिफरेंशिएशन करके देख रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू 2x अपान 4y आ गई है। अब डी डी एक्स ऑफ y एट पॉइंट P कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x के जगह पे 4 और y के जगह पे 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8 यानी कि 8/8 यानी कि 1 हो जाएगा। ये tan थीटा जो निकल के आया है ये है प्रवणता। ये देखिए यहाँ से अगर हमको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग m कहते हैं, m प्रवणता। अगर हमको इंक्लाइनेशन यानी कि थीटा ज्ञात करना है तो थीटा = लिख देते हैं tan−1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल आप पढ़े हुए हैं।
ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जा चुका है इसके पहले। थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू टेंजेंट में π/tan π/4 की वैल्यू ये सारी 1 होती है। तो थीटा इक्वल्स जो π/4 निकल के आया है यही इंक्लाइनेशन है। ये दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करता हूं, तब तक विद्यार्थी इनको नोट कर लें आराम से। नंबर 3A है, दिया गया वक्र है y² - 7x - 8y + 4 = 0 के बिंदु 2, 0 पर स्पर्शिका समीकरण कैलकुलेट करना है। आप देखें सॉल्यूशन में हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल आसान है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहला काम तो इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन y² का आप जानते हैं 2y ddx ऑफ y हो जाएगा, -7x का डिफ्रेंशिएशन 7 हो जाएगा, -8 और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ddx ऑफ y = 0 हो जाएगा। यहाँ पे ddx ऑफ y को इकट्ठा करता हूँ, यानी कि इस प्रकार से, और 2y - 8 हो जाएगा = 7 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हुई। इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y = हो जाएगा 7/2y - 8। अब जो पॉइंट दिया गया है 2, 0, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर y की जगह पे 0 यानी कि -7/8 = हो जाएगा ये -7/8। यही क्या हो जाएगी, यही प्रवणता हो जाएगी, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता आपने क्या कैलकुलेट किया है, -7/8। अब स्पर्शी का समीकरण कैलकुलेट करना है, जो कि एक लाइन का काम है। हम जानते हैं स्पर्शी का समीकरण y - y1 = mx - x1। वैल्यू इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं मैं। इम्प्लाइज दैट y - y1, आप जानते हैं अगर इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो x1 2 है, y1 0 है, यानी कि y - 0 = m। m की वैल्यू -7/8 और x - x1 तो यहाँ पे 2 है। आप ध्यान दें ये माइनस, चाहे आप -7 कैलकुलेट करें, चाहे -8 यानी कि माइनस चाहे आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, कंसीडर करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए फ़िलहाल मैं इस निगेटिव को 7 के साथ कंसीडर कर रहा हूँ। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 8y - 0 = -7x - 2। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। 8y = -7x + 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको, तो 7x + 8y, ये निगेटिव है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, = 14। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीका है और आसान प्रश्न है, आसान टॉपिक भी है। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पर छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं, जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेस बनाया गया है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकैप देना पड़ेगा, या फिर विद्यार्थी स्वयं से बेहतर समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा अध्ययन कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। y = e⁴x एट पॉइंट P01 के लिए हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। बहुत आसान तरीका है, आप ध्यान दें। सबसे पहला काम, यहाँ पे चाहे तो सॉल्यूशन ऐसे लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप ना माने, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है विशेष। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं ddx ऑफ y = e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही होगा। अब यहाँ पर 0, 1 पर हमको प्रवणता निकालनी है। ddx ऑफ y एट पॉइंट 01, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। e⁴x, x की जगह पे यहाँ पे 0 रखा जाएगा, यानी कि ये वैल्यू दे देगा 1।
e टू पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, केवल 0 की पावर छोड़ के। 0 टू पावर 0 इंडिटरमिनेट होता है। यही हो जाती है प्रवणता m। तो प्रवणता m आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब वही पुराना फार्मूला जो आप जानते हैं, ये फार्मूला यहाँ पे फिर से यूज किया जाएगा। फार्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, आप ध्यान दें, वही फार्मूला आपके सामने है। यहाँ x1 इक्वल्स टू 0 है और y1 इक्वल्स टू 1 है। उसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप वैल्यूज़ को। इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 इक्वल्स टू m का मतलब 1 और x माइनस x1 की वैल्यू 0। इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। y माइनस 1 इक्वल्स टू x हो जाएगा। आप इस पूरे पार्ट को राइट साइड में लेके चलें तो x ये माइनस y हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि यही अभीष्ट स्पर्शी का समीकरण है। तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आई। जब भी आपको कभी स्पर्शी के समीकरण कैलकुलेट करने होंगे तो आप फटाफट कैलकुलेट कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपके समक्ष है। यहाँ पे ध्यान दें, ये दिए गए वक्र हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 मैंने माना, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब इक्वेशन 1 को यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएशन नहीं, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है। तो पहले इन दोनों वक्रों को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि दोनों वक्र कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से एक एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं तो यहाँ पर दोनों वक्र जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट हमको पहले कैलकुलेट करना होगा। तो वो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों वक्रों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप ध्यान दें, सॉल्यूशन मैं यहीं से लिख रहा हूँ। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट x की जगह पे वाई स्क्वायर रखना है। आप समझने का प्रयास करें, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल्स टू वाई हो जाए, इक्वल्स टू यहाँ पे ये y लिखा गया है। इम्प्लाइज दैट y टू पावर 4 माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट y यहाँ पे कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक वैल्यू y की आएगी 0 और दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पे y इक्वल्स टू 1, यानी कि y इक्वल्स टू 0 और 1, ये दो वैल्यूज़ y की हमको मिल गई हैं। हम y का मान अगर 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो x बराबर 0 आएगा, और अगर y का मान हम 1 रखेंगे तो x इक्वल्स टू भी y इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो x इक्वल्स टू भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0 1, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट P आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 0 0, और दूसरा पॉइंट Q आपने कैलकुलेट किया 1 1। इन दोनों बिंदुओं पर इन दोनों बिंदुओं पर हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। बेहद आसान तरीका है। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष इक्वेशन नंबर 1 को मैं पॉइंट Q पर कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले आप ध्यान दें, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 1/2y। जब 1/2y हो गया, 1/2y को मैं q पर अगर कंसीडर करूँगा, इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y एट पॉइंट 1 1
ये हो जाएगा 1/2, y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1/2, इसी को मैं m1 मान लेता हूँ। m1 आपका कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम अब की बार क्या कर रहे हैं, दूसरे समीकरण को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल्स टू वाई का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा जाएगा। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई एट 0.11, ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसी को हम m2 नाम दे देंगे, यानी कि m1 और m2 आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास जो फार्मूला हमने आज आपको डिराइव करके बताया था पिछले क्लास में, वो फार्मूला था हमारे पास थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 m1। अब इसमें मॉडुलस लगा होने का मतलब चाहे आप m2 माइनस m1 लिखिए या m1 माइनस m2 लिखिए, बात एक ही होगी। मॉडुलस का मतलब अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर की जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे चाहे m2 माइनस m1 लिखिए या m1 माइनस m2 लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। implies that थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, m2 का मतलब सारी मॉडुलस में है ये, m2 का मान है 2 माइनस m1 की वैल्यू है 1/2 अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू है 1/2 और m2 की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपान 2, बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाता है, यहाँ पे केवल 1 प्लस 1 यानी कि 2 बचेगा, 2/1 मैं मान लेता हूँ इसे, इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे 3/2 इंटू 1/2 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 4 माइनस 1 यानी कि 3/2 अपान ये 2/1 को 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। अब ये तो देख रहा हूँ कि tan इनवर्स 3/4, ये थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 जो आया है, यही आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स हो गया है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम मैंने दोनों वक्रों को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद पहले वक्र को डिफ्रेंशिएट करके मैंने प्रवणता m1 निकाला और दूसरे वक्र को डिफ्रेंशिएट करके मैंने प्रवणता m2 निकाल ली और फार्मूला आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 0 0 पे भी इस वक्र का यानी कि इन दोनों वक्रों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कई बार ज्ञात किया जा सकता है और कई बार ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम m1 की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, यानी कि m1 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और m2 की वैल्यू भी यहाँ पर हो जाएगी m2 के लिए ये 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 और इनफाइनाइट जो मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर 0 0 पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आप ध्यान दें। एक वक्र दिया गया है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के किस बिंदु पर स्पर्शी की ढाल 7 है। ये प्रश्न आपकी बुक में लिखा गया है, किस बिंदु पर स्पर्शी की ढाल 7 है। ढाल का मतलब dy/dx की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम यही करेंगे हम, सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर लीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 7 हो जाएगा। अब किस बिंदु पर स्पर्शी की ढाल 7, स्पर्शी की ढाल 7 होने का मतलब यहाँ पे पुट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 7,
implies that 7 equals to 2x plus 7, implies that 2x equals to 0, implies that x equals to 0। अब x 0 का सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1 implies that y equals to x स्क्वायर 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना था वो पॉइंट अगर हम a कंसीडर करें तो a का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे आपने कहा 3 है। यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताने योग्य क्वेश्चन है, अवश्य बताऊंगा, लेकिन वो एक सिंगल क्वेश्चन ही केवल बोर्ड में आ पाएगा। इस वजह से मैंने 5 के बाद सीधे 9वां क्वेश्चन, हाँ ये 7 और 8 ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि 9 से पहले केवल क्वेश्चन नंबर 6 आपका छूट रहा है, जो कि मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है, एक वक्र दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। स्पर्शी x अक्ष के अगर समांतर है तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि किन बिंदुओं पर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो आप जानते हैं, मैंने आपको लिखवा रखा है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। इसका मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 रखी जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आप ध्यान दें, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। चूँकि स्पर्शी, यहाँ पर एक लाइन लिखना है, चूँकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, अतः dy बाई डी एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 रखने पर स्टूडेंट्स पूर्ण रूप से सेंटेंस को लिखेंगे। implies that 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ये इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3 और माइनस 1, x के ये दो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट किया। अब x का मान एक बार आप 3 रखेंगे तब y का मान कैलकुलेट करेंगे तो एक बिंदु मिलेगा, और y का मान एक बार x का मान माइनस 1 रखेंगे तब फिर दूसरा मान कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 1 कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। x इक्वल्स टू माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू, यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा माइनस 9 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 प्लस हो जाएगा 7 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4 प्लस हो जाएगा ये 16। उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 12, यानी कि y की वैल्यू आपने 12 कैलकुलेट किया है जब x माइनस 1 है। Therefore यानी कि अतः एक पॉइंट आपने क्या कैलकुलेट किया, इसको हम a नाम दे देते हैं -1, 12। ये फाइनल रिजल्ट आ गया है।
अभी अभी इसका एक पॉइंट कैलकुलेट करना और बचा है, उसको विद्यार्थी स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह पे -3 रिप्लेस करेंगे तो -3 का होल क्यूब -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ भी -3 आ जाएगा। तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। मेरा विचार है कि मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हुआ चल रहा हूं। मेरा प्रयास है कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छोड़ूं जिसमें विद्यार्थी परेशान हो सकता है। तो आज बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।